इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रांसीसी क्रांति में लुई सोलवे की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लुई सोलवे का उत्तरदायित्व है। तो फ्रांसीसी क्रांति के जो समय फ्रांस के जो शासक थे उनका नाम था लुई सोलवे। वहां पर एक परंपरा थी कि शासक का नाम के साथ गिनती चलती थी, जैसे लुई 14वें, लुई 15वें, लुई 16वें, इस तरह से चलती थी। तो लुई सोलवे वहां पर शासक थे उस समय। तो उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रांसीसी क्रांति में, इस टॉपिक में हम इसको समझेंगे। तो इसमें हम कुछ हेडिंग्स में हमने बांट दिया है इसको 5 हेडिंग्स में। तो पहली हेडिंग है निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता। वो एक निरंकुश शासक थे। लुई सोलवे जो थे वो निरंकुश थे और अपनी इच्छाओं के हिसाब से काम करते थे, न कि जनता के कल्याण के हिसाब से। अगर एक आदमी एक राजा निरंकुश है, स्वेच्छाचारी है, लेकिन अगर वो साथ साथ जन कल्याण का भी ध्यान रखता है तो उसकी निरंकुशता को, उसकी स्वेच्छाचारिता को जनता बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें भी हैं और साथ साथ जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए उसकी कोई सोच नहीं है, उसके पास कोई नीति नहीं है, उसकी कोई योजनाएं नहीं है, और फिर भी वो जनता उसको बर्दाश्त कर ले, ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। ऐसा सिर्फ मजबूरी में ही हो सकता है, जैसा कि फ्रांस में भी हो रहा था। जनता मजबूरी में उसको ढो रही थी और जनता मजबूरी में उसका शासक होना स्वीकार किए हुए थी, लेकिन जनता उससे खुश नहीं थी, क्योंकि स्वेच्छाचारिता भी है, निरंकुशता भी है और जन कल्याण के प्रति कोई नीति उनके पास नहीं थी। तो ये दूसरा टॉपिक क्या है, इसमें दूसरी हेडिंग है दोषपूर्ण शासन प्रबंध। तो लुई सोलवे का जो शासन प्रबंध था वो बहुत दोषपूर्ण था। करों की व्यवस्था बहुत जटिल थी, व्यापार वाणिज्य की स्थिति बहुत खराब थी, अलग अलग प्रकार के रूल्स हैं। निम्न वर्ग पे कर है, उच्च वर्ग पे कर नहीं है या बहुत कम है। निम्न वर्ग को कोई राहत नहीं है करों से, उच्च वर्ग को राहत है। धार्मिक कर भी है, राज्य की बहुत बड़ी भूमि चर्च के हाथ में है, लगभग 20% भूमि। इसके अलावा निम्न वर्ग के लोगों का जो शोषण हो रहा है उच्च वर्ग के द्वारा, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनके भ्रष्टाचार को, उनके करप्शन को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। तो जो प्रशासनिक वर्ग है वो शोषण भी कर रहा है, अत्याचार भी कर रहा है, अन्याय भी कर रहा है और साथ साथ वो भोग विलास में भी डूबा हुआ है। वो जनता का जो पैसा है, जो जनता के वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए, उसको वो अपने अय्याशी में, अपने ऐशो आराम में खर्च कर रहा था। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस थी, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। ट्रेड में भी देख लीजिए, ट्रेड में अलग अलग प्रकार के रूल्स हैं, अलग अलग तरह के माप तोल है, अलग अलग श्रेणियां बनी हुई हैं। वहां पर जो इकोनॉमिक्स में एक मोबिलिटी होती है कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज का भी वहां पर कमी है। प्रोग्रेसिव अप्रोच का भी अभाव है, प्रोग्रेसिव अप्रोच भी नहीं है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के टैक्स आपको देने पड़ रहे हैं, चुंगियां देनी पड़ रही है, रास्ते में कई जगह आपको चुंगी और टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। सड़कों के निर्माण, सड़कों का यूज करने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रूल्स और ऐसी चीजें वहां पर ऐसे मतलब इस तरह से शासन व्यवस्था जो है वो बहुत ही दोषपूर्ण थी। और ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर, किसानों का भी बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, शिल्पियों का भी शोषण हो रहा है, कारीगरों का, शिल्पियों का, श्रमिकों का, सभी का शोषण हो रहा है। उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, व्यापार को अच्छा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोषपूर्ण शासन प्रबंध है और लुई सोलवे को इन चीजों से बहुत ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं थी उनको दिलचस्पी। इसी वजह से वो उनके अंदर योग्यता का भी अभाव था, वो इनको कर भी नहीं सकते थे और ना वो कर पाए। तो ये एक प्रकार का दोषपूर्ण शासन व्यवस्था जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि शासन प्रबंध को अच्छा बनाए, पब्लिक वेलफेयर हो और पब्लिक वेलफेयर के ऊपर वो केंद्रित हो, ऐसा शासन प्रबंध वो नहीं दे पाए थे। तो दोषपूर्ण शासन प्रबंध की वजह से भी जनता में बहुत ज्यादा रोष था और ये एक बहुत बड़ा कारण था क्रांति का। तीसरा पॉइंट, राजवंश की विलासिता। अब एक तरफ तो जो है देश में जनता भूखों मर रही है, जनता के पास खाने के लिए भी नहीं है, पहनने के लिए भी अच्छे कपड़ों का अभाव है, बहुत से लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, जनता तरस रही है खाने के लिए भी, और अकाल की स्थितियां हैं। दूसरी तरफ राजवंश जो है वहां पर विलासिता हो रही है, राजमहलों में दावतें हो रही हैं, भोज का आयोजन हो रहा है और वहां पर बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी जा रही है। तो राजमहल में होने वाली जो दावतें थी
उनको लोगों ने एक प्रकार का राष्ट्रीय अपमान समझा और उनको जनता का अपमान समझा कि ये सब जो है ये राष्ट्र का भी अपमान है और जनता का भी अपमान है, भूखे पेटों का अपमान समझा उसको कि भूखे पेटों का अपमान है राजा के द्वारा। तो जनता में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त हो गया कि एक प्रकार को एक तरफ तो हम भूखे मर रहे हैं और दूसरी तरफ राजमहल में दावतें उड़ाई जा रही हैं, भोज चलाए जा रहे हैं और विलासितापूर्ण जिंदगी को अपनाया जा रहा है और राजा की कोई दिलचस्पी जनता के कल्याण में नहीं है। तो इस प्रकार की जो राजाओं की जो विलासिता है वो बढ़ रही है और लगातार उस पर खर्चा किया जा रहा है और जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्रांतियों की पृष्ठभूमि बनी, क्रांति के लिए इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। 14 पॉइंट, लुई सोलवे के सुधारों की असफलता। लुई सोलवे के अंदर क्वालिटी का अभाव था, लेकिन फिर भी वो समझते थे, उन्होंने समझा कि हमें कुछ सुधार लागू करने होंगे। वो समझते थे कि कुछ हम आर्थिक सुधार अगर लागू करें तो फ्रांस की जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसको सुधारा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने प्रयास किए, वो चाहते थे निजी रूप में कि हम इन प्रयासों को इम्प्लीमेंटेशन करें, इनको इम्प्लीमेंट करें। तो लेकिन वो उन्होंने इसके लिए जो प्रयास किए वो असफल हो गए, उनके जो सुधार थे वो असफल हो गए। उसका रीजन क्या था, उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया, जैसे तुर्गों को उन्होंने नियुक्त किया। उन्होंने एक प्लान बनाया इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कि किस तरीके से हम आर्थिक सुधारों को लागू करें देश में जिससे हमारा देश तरक्की करे। लेकिन वो जो सुधार थे रानी और सामंतों के दबाव में, पादरियों के दबाव में और जो दूसरे जो उच्च अधिकारी थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उनके दबाव में राजा ने उस योजना को अस्वीकार कर दिया जो उनके द्वारा ही नियुक्त तुर्गों ने बनाई थी। उसको खुद ही उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनके दबाव में आकर के और उस सुधार योजना को तैयार कर दिया। नेकर जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने वित्त मंत्री के पद से हटा दिया और इस प्रकार जो कुशल और योग्य लोग थे जो फ्रांस की स्थितियों में कुछ सुधार कर सकते थे उनको उन्होंने उच्च वर्ग के दबाव में हटा दिया और सामंतों पे कर लगाने का, उच्च वर्ग पे कर लगाने का, कर की एक समान व्यवस्था लाने का, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली को समाप्त करने का जो विचार थे और आय बढ़ाने के, व्यय घटाने के जो विचार थे उनको उन्होंने नहीं अपनाया। इस प्रकार जो उनके सुधारों की एक योजना थी जो सुधार करना चाहते थे वो असफल हो गई। लुई सोलवे में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। यहाँ पर हम उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर इस वाले टॉपिक में बताएंगे कि वास्तव में उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था और जब तक विल पावर नहीं होगी किसी काम को करने की, आप कुछ भी ले लीजिए, आप किसी भी काम को ले लीजिए, अगर विल पावर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उनके अंदर विल पावर का अभाव था, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी किसी भी काम को करने की। वो ढुलमुल रवैया अपनाते थे, लोगों के दबाव में आ जाते थे और ये नहीं सोचते थे कि मेरे देश का भला किन चीजों में है। तो उन्होंने अपनी ये उनकी पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है, ये पर्सनैलिटी की एक कमी है जिसकी वजह से वो उन चीजों को नहीं अपना पाए जिनकी राष्ट्र को जरूरत थी, जबकि वो खुद समझ भी रहे थे उन चीजों को कि इनके बगैर हम जो है अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और देश के अंदर रिफॉर्म्स अगर लागू नहीं कर पाए तो देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती चली जाएगी और एक खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाएगी। इसके बावजूद भी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण और अपनी पर्सनैलिटी की कमियों के कारण वो कोई भी सुधार योजना को सही ढंग से लागू नहीं कर पाए और इस प्रकार से फ्रांस में क्रांति के लिए उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि उनकी काल में ये क्रांति हुई है और वही उसको रोक सकते थे अगर वो अपने प्रयास करते, आर्थिक सुधार लागू करते और एक सामाजिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स वहां पे लागू होते। इकोनॉमी का क्षेत्र में भी, सोशल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी और पॉलिटिकल क्षेत्र में भी वो रिफॉर्म्स लागू करते तो ये चीजें जो क्रांति की थी वो उनसे फ्रांस को बचा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर ना योग्यता थी और ना उनके अंदर विल पावर थी। तो यहाँ पर ये बता देंगे। इसके बाद ये पांचों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, इसके बाद हम बताएंगे कि केवल लुई सोलवे का की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि लुई सोलवे से पहले लुई 14वें के द्वारा जो ज्यादा से ज्यादा युद्ध किए गए उसने भी फ्रांस की आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर दिया था। लुई 15 के द्वारा ब्रिटेन के साथ युद्ध किया गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, वहां पर भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। तो पहले से ही आर्थिक स्थिति खराब होती आ रही थी, ये इसका भी रोल है। और फिर जो फ्रांसीसी क्रांति में जो विचारक हैं जिन्होंने इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड का निर्माण किया है, विचारकों की भी भूमिका है और दूसरे तत्वों की भी भूमिका है
और पादरियों की भी भूमिका है और सामंतों की भी भूमिका है, उच्च वर्ग की भी भूमिका है, जिन्होंने परिस्थितियों को नहीं पहचाना और अपने अधिकारों को नहीं छोड़ा और अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया। तो इस प्रकार सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन एक शासक होने के नाते इन सारी चीजों को कंट्रोल करने की और इन सारी स्थितियों को सही करने की, बैलेंस करने की और अपने देश को क्रांति से बचाने की और अपने देश को आर्थिक संकट से बचाने की, अपनी जनता का जो है कल्याण करने की सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक शासक होने के नाते लुई सोल्वे की थी, जिसमें वो असफल रहे। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति में भी सर्वाधिक उत्तरदायित्व उन्हीं का माना जाना चाहिए और माना जा सकता है। तो इस प्रकार से आप ये आंसर लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको समझ गए होंगे, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।